अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है सेल इंजरी। काजेज़ ऑफ सेल इंजरी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सेल को जो है वो डिसीज़ होता है, कोई इंजरी होती है, तो उसमें कौन कौन से चेंजिंग आएंगे। फर्स्ट जो है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं हाइपोक्सिया की। हाइपोक्सिया अगर हो जाता है सेल को, तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे अभी। हाइपोक्सिया का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हाइपोक्सिया का मीनिंग है डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन लेवल। जब भी ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा बॉडी में, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोक्सिया। अब अगर हम सेल का जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले जो है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा जो है सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। जो है इनर साइड पे जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अलावा बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे जो है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे जो है कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे जो मेन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पावर हाउस हम इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि एटीपी है, एटीपी को जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, लाइजोसोम्स कुछ प्रेजेंट होते हैं। ये जो है कुछ मेन सेल का कुछ इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर होता है। अब हम जो है हाइपोक्सिया की बात कर रहे हैं। हाइपोक्सिया जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। अब अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा। अगर हम यहाँ पे रिस्पायरेशन की बात करें, ठीक है, रिस्पायरेशन की बात हम यहाँ पे क्यों करने लगे हैं, बिकॉज हमने यहाँ बात की कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है जो है बॉडी को एनर्जी जो है प्रोड्यूस करना बॉडी के लिए। तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? थ्रू एटीपी, ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस होगी। अब अगर एटीपी जो है, अगर ऑक्सीजन ही नहीं आ रही बॉडी में, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे वो जो रिएक्शंस है वो करेगा और कैसे जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करेगा बॉडी की एनर्जी के लिए। तो अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें, तो रिस्पायरेशन में ये होता है कि ग्लूकोज जो है वो हम उसको ऐड करते हैं ऑक्सीजन में, तो जिससे क्या बनता है, एटीपी बनता है, CO2 बनता है एंड आल्सो वाटर बनता है। ये हम जो है स्टार से क्लासेस में यही पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस आपने याद रखना है, जो कि अक्सर जो है उसको मिक्स कर देते हैं। ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन में बहुत डिफरेंट है। ब्रीथिंग हम उसको बोलते हैं सांस लेने के अमल को, जिसमें जो है हमने सिर्फ ये करना है कि ऑक्सीजन को लेके जाना है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। बट रिस्पायरेशन डिफरेंट है। रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को मिलाते हैं ऑक्सीजन में और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर बॉडी, ठीक है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन यूज़ करता है और एटीपी बनाता है। ये जो रिस्पायरेशन का काम हो रहा है, ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल है ही नहीं, ऑक्सीजन कम आ रही है, तो क्या होगा, एटीपी जो है वो कम बन रहे हैं। एटीपी का जो लेवल है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब एटीपी के लेवल के कम होने की वजह से सेल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये एक सेल बनाते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरह से जो है वो सेल बनाए, मैंने गंदा सा राबसा ही बनाया है, चलें, इसमें जो है सेंटर में है न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मैंने चैनल्स बनाए हैं। हर सेल में कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अंदर का जो फ्लूइड है उसको बाहर भेजते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। जो बाहर का फ्लूइड होता है उसको अंदर भेजते हैं। अब यहाँ पे जो चैनल्स हैं वो हैं सोडियम पोटेशियम चैनल्स, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल्स हैं ये। यहाँ पे जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल्स। अब इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, बाहर जो है वो सोडियम ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो है मेन तो ये होता है कि अगर कोई चीज़ बाहर ज़्यादा तो उसको अंदर भेजना, अगर अंदर ज़्यादा तो उसको बाहर भेजना। बट यहाँ पे थोड़ा सा ना उल्टा होता है। यहाँ पे जो है सोडियम बाहर होता है एंड पोटेशियम अंदर होता है। अब ये जो चैनल्स हैं, इनका क्या काम है, जो भी सोडियम अगर अंदर है तो ये उसको बाहर भेजते हैं। तो अंगेज की कंसंट्रेशन करने के बाहर सोडियम ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा,
एटीपी जो है ये यूज़ करेगा। एटीपी यूज़ करके ये सोडियम का जो अंदर मालिक्यूल है उसको बाहर भेजेगा, और अगर कोई पोटेशियम है तो एटीपी यूज़ करके उसको अंदर लाएगा, ताकि जो कंसंट्रेशन ग्रेजुएंट है वो मेंटेन रहे, अंदर जो है वो पोटेशियम रहे और बाहर जो है वो सोडियम रहे। ये मेन जो है इन चैनल्स का काम है। अब देखें, अगर आप जो है वो ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, ऑक्सीजन कम आ रही है तो एटीपी नहीं बन रही। अब अगर एटीपी ही नहीं बनेंगे तो क्या होगा, सोडियम जो है वो जो अंदर है उनको वो बाहर नहीं भेज पाएगा, वो अंदर ही जो है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर सेल के अंदर सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है तो उससे क्या होगा, एक कंडीशन डेवलप होगी जिसको हम बोलते हैं इसमें स्वेलिंग। ठीक है, वो स्वेलिंग कैसे होगी, जब भी जहाँ पे भी आपने ये बात याद रखनी है, जहाँ पे भी सोडियम है उसके साथ पानी है। ठीक है, सोडियम जो होता है ना वो सकिंग होता है वाटर का। ठीक है, जहाँ पे भी सोडियम होगा वो वाटर को अब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर। अब यहाँ पे जितने भी सेल के अंदर सोडियम होंगे वाटर को अब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे जो वाटर का जो सेल का स्ट्रक्चर है वो स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, कुछ इस तरह से जो है ना वो स्वेल कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेलुलर स्वेलिंग। फर्स्ट स्टेप ये होता है, किसी भी सेल में अगर कोई भी डिसीज़ आता है, कोई भी इंजरी होती है, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है सेलुलर स्वेलिंग। सेलुलर स्वेलिंग बिकॉज क्योंकि हम हाइपोक्सिया की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो एटीपी नहीं बन रहे, एटीपी नहीं बन रहे तो जो है वो सोडियम जो है वो एटीपी कैसे यूज़ करेगा बाहर भेजने के लिए, एटीपी नहीं है तो जो सोडियम है उनका लेवल अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा तो वाटर को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेल है उसमें स्वेलिंग पैदा हो जाएगी, तो जिसको हम बोलते हैं सेलुलर स्वेलिंग। अब सेलुलर स्वेलिंग हो गई है, उसके बाद क्या होगा, सेलुलर स्वेलिंग होने के बाद क्या होता है, जो सेल की पीएच है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। सेल की जो पीएच है उसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाती है। अब वो कैसे, उसका भी एक मैकेनिज़्म है। वो क्या है, अगर आपने अब यहाँ पे देखें, जो है ग्लूकोज हम पढ़ रहे थे कि रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज यूज़ होता है प्लस ऑक्सीजन यूज़ होती है, तो क्या बनते हैं एटीपी। अब ऑक्सीजन का तो अब हमें जो है ना ऑक्सीजन तो हमें चाहिए वो हमने हवा के थ्रू जो है वो लेनी है, उसका लेवल लेना है। बट अगर जो है वो ग्लूकोज भी तो हमने बनाना है ना। ठीक है, तो अब वो ग्लूकोज हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसको बनाने का तरीका है ग्लाइकोलाइसिस। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में जो है वो पढ़ा होगा तो वहाँ पढ़ा होगा कि जो ग्लूकोज हम बनाते हैं ग्लाइकोलाइसिस को ग्लूकोज को तोड़ के जो है वो एटीपी हमने बनाना है, तो उसके लिए जो हम करते हैं वो है ग्लाइकोलाइसिस, मीन के ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लाइकोलाइसिस। अब हम जब भी करेंगे, ठीक है, उसमें भी एटीपी की ज़ाहिर बात है नीड होती है। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है ना उसके बाद जो प्रोसेस है वो है क्रेब्स साइकिल। देन क्रेब्स साइकिल के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो जाती है। अब हमने क्या करना है, ग्लूकोज की जो है ब्रेकडाउन करनी है। ब्रेकडाउन हमने इसलिए करनी है ताकि हमें जो है वो एटीपी मिल सके। अब एटीपी जो है ग्लाइकोलाइसिस जो है ना उसमें ऐसा होता है कि ये बगैर एटीपी के भी जो है ना ये चल सकती है, बट जो क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें हमें एटीपी की ज़रूरत है। बगैर एटीपी जो है ये दोनों जो साइकिल हैं ये नहीं चल सकते। अब क्या होगा, जब एटीपी ही नहीं है तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो है लैक्टिक एसिड। जब एटीपी ही नहीं है तो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगी तो ग्लाइकोलाइसिस में वो है क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट नहीं होगा, ना ही वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा जहाँ पे जो है हमें एटीपी मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है हमें एटीपी की नीडेड होती है। सो जो है ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या कर देगा, एसिडोसिस। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो एसिड है वो सेल में जो है जमा हो गया है तो वो क्या कर देगा, एसिडोसिस। जब सेल में एसिडोसिस होगी तो उसकी वजह से जो पीएच का लेवल है बॉडी में वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीएनए क्लम्पिंग। जब एसिडोसिस हो जाएगी तो डीएनए जो है ना न्यूक्लियस का वो क्लम्प हो जाएगा, मीन के एक ही जगह पे सुक्कर जाना। फॉर एग्जांपल अगर तो डीएनए कुछ इस तरह से है तो जब एसिडोसिस होगी पीएच कम हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी, तो वहाँ पे जो है वो ऐसे एक ही जगह पे सुक्कर जाना, डीएनए कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीएनए क्लम्पिंग।
फर्स्ट रो जो है सेल में जो है अगर कोई डिसीज़ काज हुई है, कोई इंजरीड हुई है, तो उसमें सबसे पहले जो आएगा, पहले क्या इफेक्ट होगा वो होगा सेलुलर स्वेलिंग। सबसे पहले जो सेल है उसमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेलुलर स्वेलिंग स्टार्ट होने के बाद जो है डीएनए में चेंजेस आएंगे, डीएनए क्लम्पिंग हो जाएगी पीएच के लो होने की वजह से, पीएच के कम होने की वजह से। ओके, सो डीएनए क्लम्पिंग होने के बाद जो थर्ड इफेक्ट जो सेल पे पड़ता है वो है मेम्ब्रेन का डैमेज होना, मेम्ब्रेन डैमेज। अब इसमें मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज कैसे होती है उसका भी एक मैकेनिज़्म है। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप होने के साथ साथ वहाँ पे जो है कुछ और भी पंप है जिनको हम बोलते हैं कैल्शियम पंप, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कोई है, अगर ये सेल है तो यहाँ पे जो है सोडियम पोटेशियम पंप के अलावा यहाँ पे कैल्शियम पंप भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। अब होगा क्या, ये जो पंप है ये क्या, ये जो कैल्शियम है ये होना चाहिए कि या तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो या फिर सेल के ये बाहर हो। ये कैल्शियम जो है सेल के अंदर खुला नहीं होना चाहिए। अगर कैल्शियम सेल के अंदर यूं ही खुला जो है वो घूमता रहेगा तो वो बहुत डैमेज करेगा सेल को। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो पंप है ये या तो इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच कर देते हैं या फिर इसको आउटसाइड भेज देते हैं, सेल के बाहर भेज देते हैं। अब जब इसको बाहर भेजते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए एनर्जी की नीड होगी, एटीपी की ज़रूरत होगी। अब अगर जो है हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन वो जो है एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, एटीपी नहीं बन रहे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है कैल्शियम जो है वो अंदर जो है वो जमा होना शुरू कर देगी, ठीक है, जो कि सेल के लिए ठीक नहीं है। अब जब कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगी तो इससे क्या होगा, एक जो एंजाइम है वो इनिशिएट होगा, जो है एक एंजाइम जो है वो रिलीज़ होगा, फास्फोलाइपेस, ठीक है। फास्फोलिपिड से जो है वो मिलके बनता है। जो हमारी मेम्ब्रेन है, फास्फो और लिपिड्स को जो है तोड़ने वाला जो एंजाइम है उसको हम फास्फोलाइपेस बोलते हैं। अगर आपने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। अब जब कैल्शियम जो है वो सेल में जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये जो एंजाइम है ये रिलीज़ होगा फास्फोलाइपेस, और ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा सेल मेम्ब्रेन को और इसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसको तोड़ना जब स्टार्ट करेगा तो जो मेम्ब्रेन की है वो डैमेज स्टार्ट हो जाएगी। सो फोर्थ जो थर्ड स्टेप है, फर्स्ट सेलुलर स्वेलिंग होती है, देन जो है डीएनए क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जो है मेम्ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ फास्फोलाइपेस एंजाइम की वजह से। अब जब ये डैमेज होना स्टार्ट होती है तो यहाँ पे जो है इस लाइजोसोमल एंजाइम जो है वो रिलीज़ होते हैं। लाइजोसोमल एंजाइम जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। अब वो रिलीज़ क्यों होते हैं, जो है लाइजोसोम का जो है अगर हम ये सेल देखें तो यहाँ पे जो है लाइजोसोम के कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से ना प्रेजेंट होता है। अगर हम अलग से लाइजोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक बैग में ना बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस बैग को हम बोलते हैं सुसाइड बैग। इसको सुसाइड बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम है वो इतने हार्मफुल हैं कि अगर वो सेल के अंदर आ जाएं तो वो उस पूरे सेल को जो है वो डैमेज कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन जो है ये एक बैग में वो बंद होते हैं, ये खुले नहीं होते। बैग में जब ये बंद होते हैं तो उसको हम जो है सुसाइड बैग बोलते हैं। अब क्या होगा, जब मेम्ब्रेन के डैमेज स्टार्ट होगा तो क्या लाइजोसोम पे इफेक्ट पड़ेगा, लाइजोसोम का जो ये बैग है ये हटना स्टार्ट हो जाएगा और जो एंजाइम्स होंगे वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये रिलीज़ होंगे तो ये आल्सो जो है सेल को मज़ीद डैमेज करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं लाइजोसोमल एंजाइम रिलीज। सो ये जो है मेन 4 थिंग्स हैं जब कोई भी डिसीज़ जो है वो अफेक्ट करता है किसी भी सेल पे। तो सबसे पहले जो है उसकी सेलुलर स्वेलिंग स्टार्ट होती है, देन जो है उस पर डीएनए क्लम्पिंग होती है। डीएनए क्लम्पिंग होने के बाद मेम्ब्रेन की डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। मेम्ब्रेन की जब डैमेज स्टार्ट होती है तो उसके बाद जो लाइजोसोमल एंजाइम्स हैं जो कि एक बैग में बंद होते हैं, एक पैकेट की तरह होते हैं, वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो ये मेन चीज़ें होती हैं जब कोई भी डिसीज़ जो है वो अफेक्ट करता है किसी भी सेल को।